अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी एंड यू गाइस आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज का लेक्चर, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बोलान यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। ठीक है, बोलान यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज का जो एमडी कैट 2024 का पेपर था उसको आज हमने डिस्कस करना है। बेसिकली हम बलूचिस्तान का एमडी कैट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इस बलूचिस्तान के एमडी कैट पेपर के अंदर हम तमाम बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चंस को देख रहे होंगे और बहुत डिटेल के साथ चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है, पोलियोमाइलाइटिस मोस्टली अकर इन। अब ये जो पोलियोमाइलाइटिस है ये एक वायरस की वजह से होता है जिसको आप कहते हो पोलियो वायरस। और ये जो पोलियो वायरस है ना, ये नॉर्मली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है जिसकी वजह से माजूरी देखने को मिलती है, पैरालिसिस होता है आपके लोअर लिम्ब का। ठीक है, तो अब ये नॉर्मली किस एज के अंदर मिलता है? ये नॉर्मली बच्चों के अंदर मिल रहा होता है एंड बच्चों के अंदर इट इज़ मोर कॉमन। सो चाइल्डहुड वुड बी द राइट आंसर। अडल्टहुड के अंदर नहीं होगा, ओल्ड एज के अंदर नहीं होगा एंड देयर इज नो डिफिकल्टी टू से अबाउट इट। तो इसका मतलब है आंसर वुड बी ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वायरसेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। वायरसेस को आप क्लासिफाई कर सकते हो किस किस की बेसिस पे? शेप की बेसिस पे, यस, हेलिकल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, कई सारी तरह का शेप की बेसिस पे हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड की बेसिस पे, यस, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, इसकी बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। एनवेलप की बेसिस पे, यस, एनवेलप्ड हो सकता है, नॉन एनवेलप्ड हो सकता है। इसका मतलब है तीनों बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हो। सो आंसर इज ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या है? हेपेटाइटिस देखो, हिपैटिक का लफ्ज जहां भी आएगा ना वहां पे बात होगी लिवर की। तो हेपेटाइटिस लिवर को इन्फेक्ट करता है जिसकी वजह से डार्क यूरिन, जॉन्डिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब देखने को मिलता है। इसकी वजह से इम्यूनिटी लॉस होगी नहीं, है तो लिवर को इन्फेक्ट कर रहा है, इम्यून सिस्टम को तो इन्फेक्ट नहीं कर रहा, तो प्राइमरली ये नहीं होगा। हेल्पर टी सेल कम हो जाएंगे, नहीं, वो तो एड्स के अंदर, HIV के इन्फेक्शन के अंदर हो रहे होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ब्लड कैंसर, नहीं, वो तो ल्यूकीमिया होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे कह रहे हैं सिलोप्सिडा की एग्जाम्पल क्या है? सिलोप्सिडा जिसे जिसे आप विस्की फर्न भी कहते हो, बेसिकली इसकी एग्जांपल आपके पास सिलोटम होती है। सिलोटम वुड बी द राइट आंसर। लाइकोपोडियम का ताल्लुक लाइकोप्सिडा से, जिसे आप क्लब मॉसस भी कहते हो, तो इसका मतलब ये है कि ये तो नहीं हो सकता। बोथ सिलोटम एंड लाइकोपोडियम भी नहीं हो सकता है। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सो आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आर्कियोबैक्टीरिया आर मोस्ट लाइकली टू अकर इन। आर्कियोबैक्टीरिया सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ था? तो आर्किया बैक्टीरिया के बारे में कहा जाता है, इसके बारे में जो थ्योरी पेश की जाती है वो वही थ्योरी है जिसे आप कहते हो हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी। हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी ये बताती है कि दुनिया में जो पहला ऑर्गेनिज्म आया वो किस तरीके से अराइज हुआ एंड देन आर्किया बैक्टीरिया कैसे आए। तो हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी इज गोइंग टू एक्चुअली डिस्क्राइब दिस। सो ऑप्शन डी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ट्रू अबाउट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। अगर 3 लेयर्स बन रही हैं तो इन 3 लेयर्स से आगे बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स बन रहे होंगे, जबकि डिप्लोब्लास्टिक के अंदर एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। बस यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है, यानी कि डिफरेंट तरह के जो सेल्स हैं वो कम बन रहे होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनकी बॉडी 2 लेयर से मिलकर बनी, नहीं, 3 लेयर से मिलकर बनी। इनकरेक्ट। दे हैव नॉन सेल्यूलर मीजोग्लिया प्रेजेंट। अब देखो मीजोग्लिया जो है ना, ये आपको डिप्लोब्लास्टिक के अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान नॉन सेल्यूलर मीजोग्लिया मिल सकता है। तो इसका मतलब है ये तो यहाँ पे नहीं हो सकता, ये भी इनकरेक्ट हो गया। दे हैव ग्रेट डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इन सेल, दिस वुड बी द राइट आंसर। हमने डिस्कस किया वाई। देन दे हैव रेडियल सिमेट्री, नहीं, रेडियल सिमेट्री नहीं हो सकती। ट्रिप्लोब्लास्टिक नॉर्मली बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इसका ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये क्या है? तो बेसिकली मोनोसेक्राइड होते हैं, देन ओलिगोसेक्राइड होते हैं। ओलिगोसेक्राइड के अगर 2 मोनोसेक्राइड मिल जाए तो बनता है डायसेक्राइड। अब सुक्रोज की बात करना, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, तो इसका मतलब है ये क्या है? ये डायसेक्राइड। डाई का मतलब है 2, 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो डायसेक्राइड बनेगा। ऑप्शन बी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल में आपसे कह रहा है द सॉल्यूबल शील्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल विच सराउंड बैक्टीरिया। ठीक है,
एक ऐसी शील्ड, लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया, इसके अराउंड एक ऐसी मैक्रोमोलिक्यूल की शील्ड मिलेगी दैट इज सॉल्यूबल। तो सॉल्यूबल एस है, तो स्लाइम जो है वो नॉर्मली पॉलीसेकेराइड एसिड मिलकर बना होता है जो नॉर्मली सॉल्यूबल होती है। कैप्सूल जो है वो रिजिड होती है, तो नॉर्मली ये आंसर नहीं हो सकता। पिलाए एंड फ्लैजेला इज अगेन नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन बी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द लाइफ साइकिल ड्यूरिंग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हैज द फॉलोइंग फीचर। अभी जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ना, इसका मतलब है स्पोरोफाइट कन्वर्ट हो रहा है गैमेटोफाइट के अंदर एंड गैमेटोफाइट कन्वर्ट हो रहा है स्पोरोफाइट के अंदर। तो अब होता यह है कि जो स्पोरोफाइट होता है ना, ये स्पोरोफाइट नॉर्मली होता है डिप्लॉइड, मियोसिस करता है और स्पोर्स बनाता है, और ये स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड जो आगे जाके गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं अगेन हैप्लॉइड। ठीक है, इसका मतलब यह है कि स्पोरोफाइट generation produce haploid spores. This would be the most appropriate right answer. क्यों? क्योंकि लाइफ साइकिल ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रहा है, तो जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी नहीं, जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है, जाइगोट डेवलप इनटू गैमेटोफाइट नहीं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रहा है, तो दिस वुड बी द नॉट द राइट आंसर। ठीक है, कह रहा गैमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस डिप्लॉइड गैमीट्स, नहीं डिप्लॉइड गैमीट्स और गैमेटोफाइट, दिस वुड नॉट बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया कि भाई स्पोरोफाइट किस तरीके से जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो रहा होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर जो इसका बनता है दैट वुड बी नथिंग बट द ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलेंगे। कह रहा है हेमिकॉर्डेट बिलोंग्स टू, हेमिकॉर्डेट का ताल्लुक किससे? याद रखना तीन फाइलम, एक के पास फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इन तीन का ताल्लुक ड्यूटेरोस्टोम से, बाकी तमाम के तमाम कैसे प्रोटोस्टोम से मेजरली। तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए। ठीक है, आम वाले याद रखना एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये प्रोटोस्टोम से। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर इज ऑप्शन ए। अगले सवाल में आपसे कह रहा है फॉलोइंग आर द विजिबल पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो स्पोरोफाइट है उसके विजिबल पार्ट कौन से जो आपको नजर आ सकते हैं आम आंख से? ठीक है, स्पोर्स तो बहुत माइन्यूट होते हैं, वो आपको नजर नहीं आएंगे, तो ये इनकरेक्ट हो गया। कैप्सूल आपको नॉर्मली मॉसेस के अंदर देखने को मिलता है, तो ये भी आपको नजर नहीं आ सकता, इनकरेक्ट हो गया। गैमेटोफाइट नहीं, गैमेटोफाइट भी नहीं होगा क्योंकि वो भी बहुत माइन्यूट होता है, तो वो भी आपको विजिबल पार्ट नहीं है, तो नजर नहीं आ सकता। ऑप्शन सी इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि स्पोरोफाइट के अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर आ जाएगा, उसके अलावा स्टेम लीव्स वगैरह आ जाएंगे, तो ऑप्शन डी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो कह रहा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जो पहला नाम है वो क्या होता है? अब जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ह्यूमंस को क्या कहते हैं? होमो सेपियंस कहते हैं। तो ये जो होमो है, ये होमो क्या है? होमो इज द जेनस। ठीक है, और बाद में आने वाला है स्पीशीज, सेपियंस। ठीक है, तो जेनस प्लस स्पीशी मिलके जो है वो आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल मतलब दो नाम से मिलके बना है, तो जेनस पहला नाम बनाएगा और स्पीशी दूसरा नाम बनाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब ये कि आप सिलेक्ट कर रहे हो कि किस ऑर्गेनिज्म को आप रिप्रोड्यूस करवाने वाले हो, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आप आगे चाहते हो। तो आप आर्टिफिशियली सिलेक्ट करते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म को ताकि डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ सके, किससे? टू क्रिएट डैश फ्रॉम वेरिएंट। आप क्या बनाना चाहते हो? आप सिर्फ मेल बनाना चाहते हो? नहीं, सिर्फ मेल तो बनाना नहीं चाहते। आप सिर्फ फीमेल बनाना चाहते हो? नहीं, आप एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हो जिसके कैरेक्टर्स आपके मुताबिक हो, तो वो मेल फीमेल दोनों हो सकता है, नई ब्रीड बनाना चाहते हो आप बेसिकली। ऑप्शन सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है राइबोस। राइबोस एक 5 कार्बन वाली शुगर, ये किसकी एग्जाम्पल है? जाहिर सी बात है पेंटोज वुड बी द राइट आंसर। एक्सोज में आपके पास ग्लूकोज फ्रक्टोज आ जाएगा, हैप्टोज नहीं हो सकता, टेट्रोज, एरिथ्रोज और एराइथ्रोलोज होगा, तो ऑप्शन ए वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं लाइसोजेनिक साइकिल को लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ये जो लाइसोजेनिक साइकिल होती है ना, इसके अंदर नॉर्मली जो है वो वायरस, बैक्टीरियोफेज जो है वो खुद को डिवाइड कर रहा होता है, जबकि लाइटिक साइकिल के अंदर बेसिकली वो हमला कर रहा होता है बाकायदा तौर पे और सेल को बर्स्ट करके अपने जैसे बहुत सारी कॉपीज बना रहा होता है। तो लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट होती है, इसको आप क्या कहते हो? दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। और ये क्यों होता है? ड्यू टू सम एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ठीक है, यूवी लाइट हो गई या कोई भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस होगा उसकी वजह से होगा। ऑप्शन सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। आगे चलते हैं,
अगले सवाल में कह रहा है पैराजोआ आर। पैराजोआ क्या होते हैं? देखो हमें पता है कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर एक चीज होती है पैराजोआ और एक होते हैं मेटाजोआ, ठीक है। तो पैराजोआ वो होते हैं जिनके पास टिश्यू नहीं होता और मेटाजोआ वो होते हैं जिनके पास टिश्यू। अगर टिश्यू नहीं है पैराजोआ के पास तो क्या सिर्फ सेल होंगे? क्या एक सेल होगा या एक से ज्यादा सेल होगा? अब ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन। देखो पैराजोआ आर स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के अंदर आपको टिश्यू तो नहीं मिलेगा बट बहुत सारे सेल मिलेंगे, तो दे आर मल्टी सेलर, दे आर नॉट यूनिसेलर। तो मल्टी सेलर वुड बी द राइट आंसर। चलो आगे चलेंगे। अगले सवाल में आपसे कह रहा है हाईली कंडेंस्ड प्रोटीन ऑफ क्रोमैटिन आर कॉल्ड। हाईली कंडेंस्ड प्रोटीन को आप क्या कह रहे हो? हाईली कंडेंस्ड प्रोटीन इज बेसिकली आपके पास हीटेरोक्रोमैटिन। और बेसिकली हाईली कंडेंस्ड पोर्शन वो होता है जहां पे आपके पास ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही होती और बहुत करीब करीब जो है वो आपका क्रोमैटिन जो है वो अरेंज होता है, जिसकी वजह से वहां पे ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ जो लूजली कंडेंस होता है दैट इज यू क्रोमैटिन, जहां पे एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है। तो लूजली के पास आंसर हो जाए, लूजली के लिए आंसर हो जाएगा यू क्रोमैटिन, जबकि हाईली कंडेंस के लिए आंसर हो जाएगा आपके पास हेटेरोक्रोमैटिन। सो आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। कह रहे डाइनोफ्लैजिलेट्स आर नोन टू चेंज द कलर ऑफ वाटर टू। डाइनोफ्लैजिलेट्स नॉर्मली वो ऑर्गेनिज्म है जो पानी का कलर चेंज कर सकते हैं। क्यों? बेसिकली पानी का कलर किस कलर में चेंज कर सकते हैं? तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास जो पिगमेंट होगा वो पानी का कलर उसी में चेंज कर देंगे। हो सकता है येलो पिगमेंट हो, कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं, ग्रीन पिगमेंट हो सकता है, क्लोरोफिल वगैरह, ब्राउन पिगमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इन तमाम के अंदर चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन डी वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं। अब आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन जितना आसान नजर आ रहा है ना बच्चा, उसके अंदर उतनी ज्यादा गड़बड़ करता है। होता ये है कि आपने इक्वेशन पढ़ी होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप मिलाते हो वाटर के साथ, जिसकी वजह से बनता है आपके पास ग्लूकोज। मैं यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सिंपल ग्लूकोज लिख रहा हूँ। साथ में रिलीज होता है कुछ अमाउंट में वाटर और ऑक्सीजन। तो अगर आप देखो ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन तीनों प्रोडक्ट है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। बच्चे इसमें समझते हैं कि वाटर तो हो नहीं सकता तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज लगा दो, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट राइट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहे द डिटैचेबल डैश इज एन एक्टिवेटर, इज कॉल्ड एज एन एक्टिवेटर इफ इट इज एन इनऑर्गेनिक आयन। हमें पता है कि एक्टिवेटर क्या होता है? कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर अगर इनऑर्गेनिक है और वो डिटैच हो सकता है तो दैट इज द एक्टिवेटर। तो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि हाई टेम्परेचर के दौरान प्लांट खुद को ठंडा रखने के लिए पानी को लॉस करता है अपनी बॉडी से, उसे आप क्या कहते हैं? नॉर्मली क्यूटेशन भी पानी का लॉस है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट, और ट्रांसपायरेशन इज ऑल्सो द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी। तो इसमें से क्या आंसर हो सकता है? फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, जिसमें आप फूड बना रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑस्मोसिस भी नहीं हो सकता। म्यूटेशन होगा या ट्रांसपायरेशन होगा? म्यूटेशन कब देखने को मिलता है? म्यूटेशन तब देखने को मिलता है जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो प्लांट अपनी बॉडी से वाटर को लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, तो ये तो नहीं हो सकता। ट्रांसपायरेशन इज एक्चुअली जहां पे आप हाई टेम्परेचर में प्लांट की बॉडी को ठंडा रखने के लिए वाटर लॉस कर रहे हो, तो फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द बॉडी। सो आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेरिवेटिव ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड और इट्स वेरिएंट। इंडोल एसिटिक एसिड या उससे मिलते जुलते कंपाउंड का जो उससे मिलते जुलते कंपाउंड का जो डेरिवेटिव है वो क्या है? बेसिकली इंडोल एसिटिक एसिड का जब भी जिक्र आएगा तो आपके जहन में जो दूसरा नाम आना चाहिए दैट इज ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। आंसर इज ऑप्शन ए। साइटोकाइनन नहीं होगा, साइटोक्रोम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट है। एब्साइसिक एसिड ये एक अलग चीज है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वाटर कंट्रीब्यूट डैश % ऑफ द टोटल मैमेलियन सेल वेट। टोटल मैमेलियन सेल वेट का कितना परसेंट जो है वो आपके पास वाटर बना रहा होता है? दैट इज 70%। 70% जो है वो पानी सेल का पार्ट बना रहा होता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। तो ये पास पेपर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा है। कह रहा है चेंज इन रेट ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन इन डीएनए कॉजेस। अब होता क्या?
होता ये है, बेस सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एडेनिन की जगह क्या लगा दिया, ग्वानिन लगा दिया। अब ये जो चेंज हो रहा है किसका रेट, बेस सब्स्टिट्यूशन का रेट डीएनए के अंदर, ये इससे क्या होता है, इससे ऑस्मोटिक प्रेशर कोई चीज होती है नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर तो पानी से रिलेटेड है, ये नहीं हो सकता। हाइड्रिक प्रेशर तो वैसे भी कोई टर्म नहीं है, एयर प्रेशर भी नहीं हो सकता। तो म्यूटेशन प्रेशर इज एक्चुअली द फोर्स जिसकी वजह से आपका क्या होता है, बेस सब्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा होता है, एंड दैट इज एक्चुअली कॉजिंग द म्यूटेशन प्रेशर। सही है, आंसर इज ऑप्शन डी। आप एडेनिन की जगह ग्वानिन लगा रहे हो तो क्या है, म्यूटेशन है, तो आंसर इज ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हाट इज आर द एलिमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम विच हेल्प इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या रोल प्ले करेगा, पहली बात रिसेप्टर तो होगा क्योंकि आप किसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए क्या करोगे, नर्वस ऑब्वियसली रिसेप्टर का काम लोगे, तो रिसेप्टर तो होगा। फिर ये रिसेप्टर आगे डिफरेंट न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज भेजेगा, तो न्यूरॉन्स भी होंगे, सही है। एंड देन फिर न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज इफेक्टर के पास आएगा, तो ये भी होगा। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज शुड बी द राइट आंसर, और यही आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है किसी स्मॉल पॉपुलेशन में, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज प्योरली बाय चांस। बाय चांस मतलब कोई कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन आ गई, कोई सैलाब आ गया, कोई जलजला आ गया, जिसकी वजह से एक छोटी सी पॉपुलेशन में अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तो इसे आप क्या कहते हो, दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसे आप नेचुरल सिलेक्शन भी कह सकते हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। एंड ये बहुत सारे प्रोविंसेस के अंदर एग्जैक्टली इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास पेपर क्वेश्चन, तो ये भी आपने बहुत अच्छी तरीके से देखना है। आगे चलते, कह रहा है इन एनिमल्स द प्रिंसिपल इफेक्टर आर द मसल्स एंड डैश। अब ये बड़ी जबरदस्त किस्म की लाइन है कि इफेक्टर वो होता है जो नॉर्मली रिस्पॉन्स शो करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, आपका हाथ फौरन पीछे हटेगा, तो बेसिकली जो हाथ पीछे हटना है ये क्या है, रिस्पॉन्स है। कौन शो कर रहा है, मसल्स शो कर रहे हैं। मसल्स के अलावा इफेक्टर क्या हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकता है, सही है। तो मसल्स और ग्लैंड जो है वो आपके इफेक्टर हो सकते हैं, ग्लैंड शुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन जो कि लार्ज इंटेस्टीन के कनेक्ट कर रहा है, वो स्मॉल इंटेस्टीन का पार्ट जो लार्ज इंटेस्टीन के साथ कनेक्ट हो रहा है, दैट इज, अब हमें पता है स्मॉल इंटेस्टीन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। अब ड्यूडेनम के बाद जेजेनम आता है और जेजेनम के बाद इलियम आता है। इलियम के फौरन बाद लार्ज इंटेस्टीन स्टार्ट होता है, सीकम, कॉलन, रैक्टम, ठीक है। तो बेसिकली इलियम जो है वो आपके पास कनेक्ट कर रहा होगा सीकम के साथ, एंड जो जहां पे कनेक्ट कर रहा होता है दैट इज द इलियोसीकल जंक्शन, तो इलियम वुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे, अगले सवाल में आपसे कह रहा है एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर पेशेंट जो है वो खाना खाना बंद कर रहा है, किसकी वजह से, डर की वजह से। क्या डर है, मोटा ना हो जाए, बीन ओबेस, ठीक है। इट इज कॉल्ड, इस बीमारी को आप क्या कह सकते हो, तो बेसिकली ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो नर्वोजा, नर्वोजा तो होगा। अब एक डर आ रहा है, और डर किस चीज का, मोटे होने का, तो दैट द आंसर वुड बी एनारोक्सिया नर्वोजा, नॉट प्लूमिया नर्वोजा। इसके अंदर बंदा खाना खाता है एंड देन वोमिट करके उस खाने को निकाल देता है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट कंडीशन। ऑप्शन बी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। आगे चलेंगे, अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन मेनी बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि खुद रेप्लिकेट कर सकता है। अच्छा, इन एडिशन टू क्रोमोसोम आर दैट आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आंसर बन सकता है, न्यूक्लियोइड तो वो रीजन है जहां पे आपके पास बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, तो ये नहीं हो सकता। प्लाज्मिड शुड बी द राइट आंसर, क्यों, क्योंकि प्लाज्मिड एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है जो नॉर्मली आपको एक्स्ट्रा मिल रहा होता है डिफरेंट बैक्टीरियाज के अंदर, तो आंसर शुड बी ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस क्या है। अब फोटोसिंथेसिस की अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को आप वाटर के साथ मिला रहे हो, एंड अल्टीमेटली जो है वो ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6, साथ में आपके पास वाटर रिलीज हो रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है आपके पास रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे आपके पास हो रही है ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होने लग जाए तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या कहते हो, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हो। तो फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है। आगे चलते हैं, अगले सवाल में आपसे कह रहा है टिपिकल प्रोटोजोआ की तमाम एग्जाम्पल हैं सिवाय, टिपिकल प्रोटोजोआ की एग्जाम्पल क्या नहीं है।
देखो यूग्लिना पैरामीशियम अमीबा, ये टिपिकल प्रोटोजोआ की एग्जाम्पल में आता है। यूग्लिना पैरामीशियम अमीबा, दे आर द टिपिकल प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटियोस्पॉन्जिया ये नॉर्मली कॉलोनियल कॉर्नोफ्लैजिलेट्स की फैमिली से ताल्लुक रखता है, तो ये प्रोटोजोआ की फैमिली में नहीं आता। बेसिकली ये स्पॉन्जेस से मिलता जुलता होता है, तो ये यहाँ पे नहीं आता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही पूछा था आपसे। आगे चलते हैं, टेट्राड के बारे में पूछ रहा है, टेट्राड क्या होता है। अब पहले जरा सुनना, मियोसिस के अंदर, प्रोफेज के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर होता यह है कि आपके पास ये एक क्रोमोजोम है, ये दूसरा क्रोमोजोम है, इस तरीके से ये पेयर बनाते हैं। और जब ये पेयर बनाते हैं तो इस पेयर बनाने को ये कहते हैं आप साइनैप्सिस। क्या कहते हो? साइनैप्सिस का नाम देते हैं। जब साइनैप्सिस कहते हो, ठीक है। अब साइनैप्सिस के अंदर होता क्या है कि ये जो आपके पास दो क्रोमोजोम है, होमोलोगस क्रोमोजोम है, इन्होंने पेयर किया है। दिस इज कॉल्ड द बाइवैलेंट, दिस पेयर इज कॉल्ड द बाइवैलेंट। अब क्योंकि बायोवैलेंट के अंदर अगर आप देखो तो हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं, तो टोटल कितने क्रोमैटिड हो गए? 4 क्रोमैटिड हो गए, इसीलिए आप इसे टेट्राड भी कहते हो। तो बायोवैलेंट शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम नहीं होगा, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम भी नहीं होगा। टेट्राड एंड बायोवैलेंट अलग अलग चीजें। होमोलोगस एंड थिकेंड क्रोमोसोम भी नहीं होगा। ऑप्शन ए वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगले सवाल में आपसे कह रहा है फॉलोइंग डज नॉट परटेन टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कौन सी चीज साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं मिलेगी या नहीं होगी? ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ऑर्गेनील साइटोप्लाज्म में होते हैं, डिफरेंट वाइटल रिएक्शंस, ग्लाइकोलाइसिस हो गई, प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, ये कहाँ पे होती है? नॉर्मली साइटोप्लाज्म में होती है। न्यूक्लियोलस आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगले सवाल में आपसे कह रहा है विच एनिमल यूज सूडोपोडिया फॉर द पर्पज ऑफ लोकोमोशन। अब हमें पता है यूग्लिना के पास और प्लाज्मोडियम नॉर्मली इमोटाइल होता है, पैरामीशियम के पास तो सीलिया होता है, यूग्लिना के पास फ्लैजेला होता है मूव करने के लिए। तो बच्चा कौन? अमीबा। वैसे तो ये बड़ा मशहूर ज़माना क्वेश्चन है। होता ये है कि अमीबा के अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, दे आर कॉल्ड द सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया के जरिए मूव करता है। आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कौन सा एंजाइम नहीं है, नहीं है बताना। पैप्सिन एंजाइम है, स्टमक के अंदर मिलता है। सुक्रेज, रेज आ रहा है, एज आ रहा है तो एंजाइम है, एज आ रहा है तो एंजाइम है, कैटलेज एंजाइम है। इंसुलिन इज अ हार्मोन। तो आपसे पूछा था क्या एंजाइम नहीं है, ऑप्शन वी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। आगे चलते हैं, कह रहे डैश परमिट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद द टिश्यू। अब होता यह है कि टिश्यू के अंदर इस तरीके से आपको नेटवर्क मिलता है एक ब्लड वेसल का, एंड दैट नेटवर्क इज नथिंग बट द कैपलरीज। और कैपलरीज से बहुत सारी चीज़ें बाहर और अंदर जा रही होती हैं। तो कैपलरीज जो टिश्यू के अंदर बेसिकली डिफरेंट चीज़ों का एक्सचेंज कर रहा होता है। तो कैपलरीज इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट मटेरियल। आंसर इज ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगले सवाल में आपसे कह रहा है लाइकेंस। लाइकेंस जो है ना वो बेसिकली आपके पास एक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो है साथ मिलकर रहते हैं और दोनों को फायदा होता है। अब लाइकेंस के अंदर एक फंगस होता है और एक आपके पास नॉर्मली एलजी होता है। एलजी फूड प्रोवाइड करता है फंगस को, और फंगस जो है वो इस एलजी को सूखने से बचाता है। इसका मतलब ये है कि डैश प्रोटेक्ट्स इट्स सिम्बायोटिक पार्टनर फ्रॉम डेसिकेशन। कौन बचाएगा? फंगस बचाएगा। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि प्रोकैरियोट के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज विदाउट, किसके बगैर होता है? तो हमें पता है प्रोकैरियोट के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इसके अराउंड, तो मेम्ब्रेन के बगैर होता है। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगले सवाल में आपसे कह रहा है एंडोमाइकोराइजिया। अब ये एंडोमाइकोराइजिया एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो होता ये है कि फंगस जो है वो प्लांट के साथ रहना शुरू होता है, प्लांट की रूट्स में रहना शुरू होता है। और अगर ये फंगस की जो हाइफी है वो प्लांट के सेल के अंदर जाना शुरू करते हैं, दैट इज द एंडोमाइकोराइजिया। अब एंडोमाइकोराइजिया की वजह से जब फंगस की हाइफी सेल के अंदर जाना शुरू करते हैं, रूट सेल के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है? स्वेलिंग भी होती है और माइन्यूट ब्रांचिंग भी होती है, ठीक है। ऑप्शन सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। आगे चलेंगे, अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है? अगले सवाल में आपसे कह रहा है आरएनए इज एसोसिएटेड विद। आरएनए किसके साथ एसोसिएटेड है? तो हमें पता है राइबोसोमल आरएनए बड़ा मशहूर है, और जाहिर सी बात है ये आरएनए है तो ये राइबोसोम के साथ एसोसिएटेड होगा। सो ऑप्शन सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। आगे चलते हैं,
अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है डैश इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मली वो टिश्यू होता है जो दो स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट कर रहा होता है। अब अगर मैं नील की बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। हेयर इज नॉट द कनेक्टिव टिश्यू। जॉ बोन, बोन, अब बोन सोच के लोग ये समझेंगे कि भाई वो कनेक्टिव टिश्यू है। देखो प्रिसाइजली टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो अगर टिश्यू का लफ्ज लिख रहा है ना तो किसी हद तक बोन भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे जॉ बोन स्पेसिफाई कर दिया तो सिर्फ बोन जॉ नहीं हो सकती, बहुत सारी और बोन्स भी हो सकती हैं। कहा यह जाता है कि बोन एंड कार्टिलेज आर द स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब लिगामेंट शुड बी द राइट आंसर। बेसिकली लिगामेंट क्या होता है, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है। ठीक है, इन दोनों बोन्स को जोड़ने के लिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो इन दो बोन्स को जोड़ रहा है, दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज द लिगामेंट। तो लिगामेंट शुड बी द राइट आंसर। नेल नहीं हो सकता, हेयर नहीं हो सकता, जॉ बोन, सिर्फ बोन नहीं हो सकती। लिगामेंट शुड बी द राइट आंसर क्योंकि बेसिकली वो दो बोन को जोड़। सही, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप क्या करते हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप दो जीन्स लेते हो। मान के चलो आपने प्लांट हाइट लिया और सीड कलर ले लिया। ठीक है, अब आप क्रॉस करवा रहे, तो बेसिकली दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो कह रहा है सम न्यू प्लांट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल टाइप्स आर प्रोड्यूस। बिल्कुल, अगर आप टॉल राउंड को क्रॉस करवाओगे डार्फ से, और टॉल राउंड को आप क्रॉस करवा रहे हो डार्फ रिंकल से, मान के चलते हैं यहाँ लिखते हैं टॉल राउंड को आप क्रॉस करवा रहे हो किससे, डार्फ रिंकल से, तो आपको हो सकता है कि टॉल रिंकल देखने को मिल जाए। ये नई टाइप है, पेरेंटल टाइप से अलग है, दिस इज कॉल्ड द रिकम्बिनेंट टाइप। ठीक है, रिकम्बिनेंट टाइप पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट ठीक है। आपने क्या बताना है, जो स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट लाइक कलर एंड शेप ऑफ द सीड स्टे टुगेदर। क्या दो जीन्स हमेशा साथ रहेंगे? नहीं, यही तो आपका डायहाइब्रिड क्रॉस कहता है कि दो जीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। दिस इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट, ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। आगे कह रहा है डायहाइब्रिड क्रॉस फॉलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर फॉलो हो रहा है तो वो डायहाइब्रिड क्रॉस हो सकता है। सही, डोमिनेंट ट्रेट ऑफ कलर एंड शेप ऑफ द सीड आर अपेयर्ड इन द F1 जनरेशन। F1 के अंदर कौन आता है, जो डोमिनेंट होता है। तो इसका मतलब है ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, गलत कौन सा है ये, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन बी बन जाता है। आगे चलते हैं, आगे आपसे कह रहे हैं डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस के अंदर। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ओवम होता है वही कन्वर्ट हो जाता है एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो कह रहा है जो पार्थेनोजेनेसिस है वो डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ओवम कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये जो एग है प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल डेवलप इनटू, किसके अंदर डेवलप होगा, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, हर्माफ्रोडाइट के अंदर, या नन ऑफ दीज। देखो मेल के अंदर तो हो नहीं सकता क्योंकि जाहिर सी बात है मेल के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम वाली कंडीशन अगर लोगे तो वहां पे वाई क्रोमोसोम आना जरूरी होता है। ठीक है, तो मेल्स तभी प्रोड्यूस होंगे, ये नहीं हो सकता। नॉर्मली एग जो है वो डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब है समझो एक्स एक्स वाली कंडीशन है, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ये अल्टीमेटली फीमेल के अंदर कन्वर्ट होगा। सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। हर्माफ्रोडाइट नहीं हो सकता, ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, कह रहा है हीमोग्लोबिन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। क्या हीमोग्लोबिन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है, बिल्कुल रेड कलर देता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को कैरी करता है, बिल्कुल। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, बिल्कुल। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट पिगमेंट ऑफ बाइल, इट इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बाइल पिगमेंट। नहीं, बाइल पिगमेंट के अंदर तो आपके पास बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन आ जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है दिस इज नॉट द राइट आंसर, और यही आपके पास, दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट, और यही आपके पास करेक्ट आंसर बनता है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, कह रहे डिसएडवांटेज ऑफ एनिमल क्लोनिंग। क्लोनिंग के अंदर आपने सुना होगा कि डॉली शीप बनाई थी क्लोनिंग के जरिए, तो एनिमल क्लोनिंग का डिसएडवांटेज क्या? एनिमल क्लोनिंग का डिसएडवांटेज रैपिड ग्रोथ है। नहीं, रैपिड ग्रोथ नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रोथ तो डिसएडवांटेज कहाँ से होगी? आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, नहीं, ये भी डिसएडवांटेज नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ माइटोसिस, ये नहीं होता। रैपिड एजिंग वुड बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो टीलोमेयर्स होते हैं वो शॉर्ट होने लगते हैं बहुत जल्दी जल्दी, जिसकी वजह से रैपिड एजिंग देखने को मिलती है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ एनिमल क्लोनिंग। ठीक है, आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अदर नेम फॉर आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है? हमें पता है कि नॉर्मली अंदर नेगेटिव
आइन ज़्यादा होते हैं और बाहर पॉजिटिव आइन ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बाहर और अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होता है, जिसे आप आरएमपी कहते हो। इस स्टेट में बाहर देखो आप पॉजिटिव पोल बना हुआ है, अंदर देखो नेगेटिव पोल बना हुआ है, तो इस स्टेट को आप क्या कहते हो? पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हो। सो आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक इंसान है दैट कैन ब्लीड टू डेथ, अगर उसको चोट लग जाए, जरा सी भी कट लगे या ब्रूस पड़े और बहुत सारी ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, कौन सी कंडीशन है? टाइफॉइड है, टाइफॉइड के अंदर तो बेसिकली जीआईटी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो ये नहीं हो सकता। डायसेंट्री में भी नहीं होगा। हीमोफीलिया वुड बी द राइट आंसर। हीमोफीलिया के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर मसला होता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाती, और क्लॉटिंग नहीं हो पाती तो ब्लड लॉस हो रहा होता है, हो रहा होता है, हो रहा होता है, जिसकी वजह से बंदा मर भी सकता है। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर विजन का मसला आ रहा है, देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक एंजाइम है एंड इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू अ डैश ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब ये जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, ये किन किन रास्तों से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं? पहली बात, ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के ऊपर भी बाइंड कर सकता है, जहां पे रिएक्शन हो जाएगा। हो सकता है ये सबस्ट्रेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इनहिबिशन के लिए आपके पास क्या कहाँ बाइंड कर जाए? एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर जाए। अक्सर बच्चे एक्टिव साइट देख के यही आंसर लगाए थे, नहीं, एक्टिव साइट देख के सिर्फ आंसर नहीं लगाना। बेसिकली ये एक्टिव साइट के ऊपर भी बाइंड कर सकता है और ये अनचार्ज साइट के ऊपर भी बाइंड कर सकता है। अगर सबस्ट्रेट एलोस्टेरिक साइट पे ऊपर बाइंड कर गया, उसकी वजह से क्या होगा? एलोस्टेरिक इनहिबिशन हो जाएगी। फीडबैक इनहिबिशन सुना होगा, तो फीडबैक इनहिबिशन भी किसी हद तक इसी में आ जाती है। आंसर वुड बी ऑप्शन सी, और ये बोलान यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल की के अंदर भी आंसर यही मौजूद है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है डीएनए के अंदर बेसिस का सीक्वेंस है TAGC, तो आरएनए के अंदर क्या सीक्वेंस होगा? पहली बात, आरएनए में थायमीन की जगह मौजूद होता है यूरासिल। अब थायमीन की जगह आ जाएगा, अगर आप लिखो आरएनए के अंदर एडेनिन, थायमीन हमेशा एडेनिन के साथ पेयर करता है। एडेनिन की जगह आ जाएगा थायमीन आना चाहिए, बट ये आरएनए तो यूरासिल आ जाएगा। ग्वानिन की जगह आपके पास आ जाएगा साइटोसिन, और साइटोसिन की जगह आ जाएगा ग्वानिन। तो देख लो AUCG वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है हेरिडिटरी मटेरियल क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल जो बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और आगे इंफॉर्मेशन को पास आउट करता है, दैट इज नथिंग बट द डीएनए। प्रोटीन नहीं होता इसके। चलो आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है डैश मूवमेंट कैन लॉस्ट इन शियाटिका। शियाटिका एक ऐसा मसला है जिसके अंदर एक नर्व होती है जो बेसिकली आपके लोअर लिम्ब में जारी होती है, दैट इज शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व के अंदर मसला आता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है वो पाँव में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हाइंड लिम्ब में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फुट एंड एंकल के अंदर नॉर्मली फुट ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है। आंसर वुड बी ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है there are dash type of reduction used for treating bone fracture। bone fracture को अपनी बोन सेगमेंट्स को अपनी नॉर्मल जगह पे लाना कहलाता है रिडक्शन। कितनी तरह की होती है? दो तरह की, ओपन और क्लोज। ओपन के अंदर होता यह है कि आप कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं करते, और सॉरी क्लोज के अंदर कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं करते और ओपन के अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन करते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास करेक्ट आंसर क्या बनता है? 2। आंसर इज ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डोगोमा इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम। सेंट्रल डोगोमा के अंदर क्या होता है? आप डीएनए से आरएनए बनाते हो और आरएनए से प्रोटीन बनाते हो। तो पहला स्टेप क्या है? डीएनए से आरएनए बनाना। कौन सा आरएनए बनाना? मैसेंजर आरएनए बनाना। तो आंसर इज ऑप्शन बी। आसान सवाल था। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है डैश सिस्टम एड्स इन डिफेंडिंग द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। बाहर से आए हुए ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ बॉडी को लड़ने में कौन मदद करता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, उसका काम तो रिप्रोडक्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, डाइजेशन काम है। लिम्फेटिक सिस्टम, यस, लिम्फेटिक सिस्टम वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ फ्लो करता है और ये डिफरेंट लिम्फ नोड्स के अंदर जाता है, जहां पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो उसको मार दिया जाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम वुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कोलॉन का फंक्शन क्या है? कोलॉन के अंदर नॉर्मली जो एब्जॉर्प्शन होती है वो सिर्फ वाटर की होती है और सॉल्ट की। ये होगा स्टोरेज ऑफ फीकल मटेरियल इज द फंक्शन ऑफ रेक्टम। सिंथेसिस ऑफ विटामिन भी किसी हद तक हो सकता है, बट मेन जो आंसर होगा वो वाटर की एब्जॉर्प्शन और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन।
सेलुलोज को डाइजेस्ट करना हर्बीवोर्स के अंदर नहीं, कोलॉन का फंक्शन नहीं होगा, तो इनकरेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द फिनोमेना ऑफ एजिंग। एजिंग के फिनोमेना के बारे में क्या स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्या नहीं है ये बता। सेल माइटोसिस में जाते हैं नॉर्मल ग्रोथ की वजह से, बिल्कुल होता है, ट्रू स्टेटमेंट है, आपने वो बताना है जो इनकरेक्ट है। आफ्टर नंबर ऑफ सेल डिवीजन सेल बिकम डिफरेंशिएटेड, बिल्कुल। अब जाइगोट के अंदर डिवीजन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, अल्टीमेटली फिर वो डिफरेंशिएट होना शुरू होगा, कुछ सेल्स लिवर बनाएंगे, कुछ ब्रेन बनाएंगे, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगी। ये भी स्टेटमेंट भी ठीक है। कह रहे आफ्टर मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल इन द बॉडी स्टार्ट डिटोरिएटिंग, दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर। सेल एक मखसूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के बाद, एक मैक्सिमम एक्टिविटी करने के बाद डिटोरिएट हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, दिस इज ऑल्सो द राइट स्टेटमेंट। आपने बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी बचा। इसमें कह रहे हैं द रेजिस्टेंस टू नेगेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइफ। देखो, अब नेगेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब है रेडिएशन, टॉक्सिन्स वगैरह बॉडी में आएंगे, तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो बॉडी में सेम रहेगा पूरी जिंदगी। नहीं, जैसे जैसे एज बढ़ती है रेजिस्टेंस कम होता जाता है, डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके पास ऑप्शन डी था। आगे चलेंगे। अगले सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक, तमाम एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है अगला ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है। कह रहा है दे आर सेंसिटिव टू माइनर चेंजेस इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बिल्कुल, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीस वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अगर एक सेल जी नॉट फेज में एंटर नहीं कर रहा, बल्कि जी नॉट फेज में एंटर करने के बजाय आगे चल रहा है, जी नॉट फेज का मतलब है डॉर्मेंट हो गया, आगे डिवाइड नहीं करेगा, तो देर आर डैश फेज और फेजेस बिटवीन द एनाफेज एंड जी टू फेज। पहले तो ये समझो कि दो ही फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज, ठीक है। इंटरफेज के अंदर फिर G1 फेज आता है, एस फेज आता है, और फिर आपके पास G2 फेज आता है। देन अगर मैं एम फेज की बात करूँ उसमें आता है पी मेट का मतलब है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कितने फेजेस हैं या फेज है बिटवीन एनाफेज और G2 फेज। तो अगर आप देखो तो G2 फेज का मतलब ये है, पहले तो एनाफेज का मतलब ये कि आप एम फेज कर रहे हो, और एम फेज के बाद डायरेक्टली सेल कहाँ एंटर कर जाएगा, इंटरफेज के अंदर। इसका मतलब ये कि कोई भी फेज नहीं है नॉर्मली एनाफेज और आपके पास G2 फेज के दरमियान, बाकायदा तौर पे कोई फेज नहीं है, क्योंकि एम फेज होता है या इंटरफेज होता है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती। ये तो उनके सब क्लासेस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आंसर वुड बी नन ऑफ दीज, और यही आपके बोलानी यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की के अंदर भी मौजूद है। ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे वर्नलाइजेशन सर्व द फॉलोइंग पर्पज। वर्नलाइजेशन क्या होता है, आपने सीड को कोल्ड टेम्परेचर से एक्सपोज करवाया ताकि वो सूटेबल टाइम के ऊपर क्या करे, फ्लावरिंग करे। तो बेसिकली आप क्या करवा रहे हो कि उसको रिप्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो सूटेबल टाइम के ऊपर, दिस वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि कौन सा किंगडम ऐसा है जिसमें यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। देखो, एनिमल्स आर हीटरोट्रॉफ, तो ये नहीं हो सकता। मुनारा ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, हीटरोट्रॉफ, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात नहीं होती, और नॉर्मली ये तो ये वैसे भी आपके पास प्रोकैरियोटिक है। प्रोटेस्टा भी नहीं होगा, प्लांटी वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना फूड खुद बना सकते हैं, और यूकैरियोटिक। सही। आगे चलते कह रहे हैं मोस्ट फंजाई आर, ज्यादातर फंजाई क्या है, ज्यादातर फंजाई आर heterotrophs, so they are heterotrophs. Option B would be the right answer. Normally absorptive heterotroph होते हैं, absorptive heterotroph, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कौन सी चीज डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास क्या आ जाएगा, लंग्स आएंगे, नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। फैरिंग्स आ जाएगा, आ सकता है, ठीक है। फैरिंग्स वो पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का कॉमन है, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, ईसोफेगस आ सकता है, तो बोथ ईसोफेगस एंड फैरिंग्स वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है डेवलपिंग सीड डेवलप हो रहा है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन तो एनिमल्स के अंदर मिलता है, तो नहीं। साइटोकाइनिन ऑक्सिन दोनों मिलेंगे, क्योंकि दोनों सीड के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑक्सिन तो सीड डेवलपमेंट भी करवाता है, और साइटोकाइनिन भी किसी हद तक करवा रहा होता है
तो बोथ बी एंड सी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं कुछ जेनेटिक डिजीज हैं जो हो रहे हैं ड्यू टू द एबनॉर्मल नंबर ऑफ, किसके एबनॉर्मल नंबर की वजह से? न्यूक्लियोटाइड अगर बढ़ कम जाएंगे तब भी मसला होगा, डिजीज हो सकता है, ये भी हो सकता है। जीन्स बढ़ कम जाए तब भी मसला होगा, ये भी हो सकता है। एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाए तब भी मसला होगा। इसका मतलब है ऑल ऑफ दीस वुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू बोलान यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की जो आपकी की है। ठीक है, वैसे भी इसका आंसर ऑल ऑफ दीस ही बनता है। आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं मुनारा कौन सा है, इनमें से कौन सा मुनारा से बिलोंग करता है? नोस्टॉक साइनोबैक्टीरिया मुनारा से बिलोंग करेगा। मुनारा के अंदर बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया आते हैं। तो इकोलाई बैक्टीरिया है और नोस्टॉक साइनोबैक्टीरिया, तो बोथ इकोलाई एंड नोस्टॉक वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है द कंडीशन इन विच बेबीज आर बॉर्न विद स्मॉल स्कल। स्मॉल का मतलब होता है माइक्रो, स्कल को कहते हैं सेफेली। तो बच्चे अगर स्मॉल स्कल के साथ बॉर्न होने दैट इज माइक्रोसेफेली। ठीक है, मलेरिया नहीं होगा। टर्नर सिंड्रोम में तो एक्स नॉट कंडीशन होती है और क्लाइनफेल्टर इज XX1, तो ये भी नहीं हो सकता। ह्यूमंस के अंदर द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू फॉलोइंग ऑर्गन्स। ठीक है, रीजनरेशन मतलब रीजनरेट कर जाना, अगर खत्म हो जाए तो दोबारा से डेवलप हो जाना है, ये किस ऑर्गन की खासियत है ह्यूमंस के? नर्वस टिश्यू नहीं, एक दफा खत्म हो गया, नहीं आएगा। बोन्स रीजनरेट, एक होता है ग्रो करना, बोन्स ग्रो करती है, रीजनरेट नहीं करती, ये नहीं हो सकता। मसल्स भी नहीं होगा। स्किन वुड बी द राइट आंसर, स्किन कट गई रीजनरेट कर जाएगी, सो ऑप्शन सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। यहाँ पे आके हमने बोलान यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज का MD-CAT 2024 का पेपर डिस्कस किया और तमाम जो बायोलॉजी के सेक्शन के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट किए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।